नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है मेरी कहानी। यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आते हैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में, खास करके जिन्होंने कुछ इनोवेटिव किया हो। और इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही टैलेंटेड एंड वंडरस एंटरप्रेन्योर गर्ल जो कि टेक स्टार्टअप में बहुत अच्छे माइलस्टोन सेट कर रही हैं कोटा से, और जिनका नाम है सोनल। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू सीरीज़ में और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्टार्टअप है क्वाथा एंटरप्राइज, उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी थोड़ा सा बताएं प्लीज़। तो जो क्वाथा एंटरप्राइजेस है ये बहुत ही छोटे लेवल पे एक स्टार्टअप हम लोगों ने किया था, जिसमें स्टार्टिंग जो हुई थी तब तो मैं अकेली ही थी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर एक जर्नी कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा से एक सिंगल एंडेड पर्सन होता है जो कि एक कंपनी स्टार्ट करता है। राइट। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं अकेली थी और इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेरा स्टार्टिंग जर्नी में जाना पड़ेगा कि मैं एकदम से टेक में कैसे आ गई, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है। अच्छा। राइट। तो जैसे मैंने अपने 12th क्लास से ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया था, और पूरा कॉलेज जो मैंने स्टडी किया है अपना ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ में मैंने हमेशा से पार्ट टाइम जॉब किया। अब जो मेरा जॉब था वो मेनली जो मेरा वर्क था वो था हमेशा से फ्रंट एंड में जो किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में तो एज अ रिसेप्शनिस्ट मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें भी क्योंकि तो बट उसमें भी क्या होता है, आपको टारगेट दिया जाता है कि जो भी डेस्क पर आपके क्लाइंट आ रहे हैं आपको उन्हें कन्वर्ट करना है कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेलिंग पिच, आपका इम्पोर्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। राइट। तो वहाँ से जब स्टार्ट हुआ वर्क, वहाँ से मैंने अपना थोड़ा लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, और कन्विंस करने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए आपकी वर्बल स्पीच प्लस आपका ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस होना, ताकि जो भी आपकी क्वेरी है, सामने वाला से कुछ भी पूछ रहा है, आप उसका आंसर आप इस तरीके से दे सकें कि वो कन्विंस हो जाए, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करने वाले हो उसके लिए। तो वहाँ से जो मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, जो मैंने वहाँ से लर्निंग ली, वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ते फिर जब इस तरीके से मेरा कॉलेज ख़त्म होने आया, जब 3rd ईयर ख़त्म होने आया, और मेरा ये लर्निंग पार्ट टाइम मेरा यहाँ पे चल रहा था। तो उसके बाद में फिर मुझे, क्योंकि अब आफ्टर ग्रेजुएशन स्टडी के लिए जाना था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM उदयपुर। वहाँ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था, क्योंकि अब मेरा ये टारगेट था कि मेरा अब सेलिंग पिच इतना हो, मतलब इतना मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि आगे जाके मुझे अपनी खुद की कंपनी या खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है। यहाँ तक इन 3 सालों में 12th से 1st ईयर से लेके 3rd ईयर तक ये मैंने लर्निंग अपना ले लिया था, और मैं अपना इसको मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई आगे जाके मुझे जॉब तो नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी, कुछ ना कुछ खुद का करना है। क्या करना है यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया था, तो अभी तक भी मेरा टेक्निकल में मैं जाऊँगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर क्योंकि अब बिजनेस करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैंने IIM जो मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, और वो स्पेशली विमेंस के लिए, फीमेल्स के लिए ही लॉन्च किया था। वो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। उस प्रोग्राम से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो, क्योंकि पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था, स्टार्टअप के ऊपर था, वहाँ पे पूरा हमें ये सिखाया गया कि आपको अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है, राइट फ्रॉम स्क्रैच से
कि आपको आगे अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट 10 इयर्स में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखेंगे, उसका इनिशिएशन क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट पार्ट कैसा होना चाहिए, वो सब हमें वहाँ के और जो भी लेक्चरर्स होते थे वो हमें सारा सिखाते थे। और ऑब्वियसली जब हम बात करें IIM की तो इंडिया के बेस्ट टीचर्स कोचेस वहाँ पर हमें सिखाने के लिए अवेलेबल थे। तो वहाँ से मेरा बिजनेस का एक लर्निंग जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट। क्वाथा एंटरप्राइजेस, क्योंकि मैंने बहुत सुना है क्वाथा एंटरप्राइजेस के कुछ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट हैं और काफ़ी इनोवेटिव हैं और यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, तो बताएं। सबसे पहले जो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। उसका नाम है के ट्रैकर। के हमने अगेन क्वाथा का ही के रखा है और आगे ट्रैकर वर्ड यूज़ किया है। अब ट्रैकर वर्ड क्यों यूज़ किया है, इस प्रोडक्ट से ही वो क्लियर होता है, ये ट्रैकिंग से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि जनरली जो मशीन्स वगैरह होती है, कार, बस, इसमें तो हम लोगों ने GPS लगाना शुरू कर दिया है जिससे कि लोकेशन पता लग जाती है। लेकिन कहीं ना, मैं अपने जीवन में पर्सनली एनिमल लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, तो ये प्रोडक्ट का इनोवेशन जो हुआ है वो वहीं से हुआ है। क्योंकि जब मेरे पास में कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुई कि हमारा पेट डॉग मिसिंग है या घर से बाहर चला गया है, हमें मिल ही नहीं रहा है, कैसे ढूंढे। अब जब ब्रीड डॉग्स बाहर मिसिंग होते हैं तो वो बहुत जल्दी चोरी भी हो जाते हैं। अगर किसी को ब्रीड मिला है तो ऑब्वियसली वो ऑनर ढूंढने की जगह वो अपने पास रख लेते हैं, तो ऑनर को वो डॉग नहीं मिल पाता है। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ इस कंप्लेन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज थी हमारे लिए कि अब मिसिंग डॉग्स को कैसे ढूंढा जाए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला, के ट्रैकर। तो इसमें क्या होता था, हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया, उसके एक साइड पे QR कोड होता है। तो QR कोड आप जो भी आपका पेट है, चाहे डॉग हो, कैट हो, जो भी है, उसका कॉलर ऑब्वियसली सब लोग पहनाकर ही रखते हैं, उसके कॉलर में आप उसको टैग कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। और उसका कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है, हार्डली 10 ग्राम 15 ग्राम, मुश्किल से, वो पता भी नहीं चलता। राइट। कॉलर जैसा। अब उस QR में आपको जो ऑनर है उसको अपनी डिटेल पहले ही फिल करके रख देनी है कि डॉग का नाम ये है, डॉग ऑनर का नाम ये है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी आप डालना चाहते हो, उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह वो सब उसमें आ जाता है। तो जैसे ही कोई डॉग अब मिसिंग होता है, तो मान लीजिए आपका डॉग मिसिंग हुआ है, आप ढूंढ रहे हैं और मुझे चलते चलते कहीं मिल गया है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली अपने मोबाइल से स्कैनर से उसको कोड को स्कैन करूंगी और ऑनर की डिटेल इमीडिएटली वहां पर आ जाएगी। Very nice. तो मैं तुरंत ऑनर को कॉल करूंगी और वो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमने इनोवेट किया। बहुत बढ़िया। उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं आई गेस जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो ये तो एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम लोगों ने जो सेकंड प्रोडक्ट इनोवेट किया वो है इनी नाम से किया है। तो इसका फुल फॉर्म है योर इंटेलिजेंट नेटवर्क इंटरफेस। अब जैसे हालांकि इस तरह का कुछ प्रोडक्ट इस तरह के सिमिलरली हो सकता है आपको मार्केट में मिल जाए, बट हमने इसमें हमारा इनोवेशन पार्ट जो है वो ये है कि इसको हमने एक मिडिल क्लास पर्सन को सोचते हुए अफोर्डेबल बनाया है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। अच्छा। और जो अभी अवेलेबल प्रोडक्ट है उससे अपग्रेड बनाया है कि उसमें वो नए नए फीचर्स किए हैं। इसमें यह है कि हमने एक ऐप बनाई है, प्लस एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट होता है और हमारी ऐप के थ्रू आप अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं उन्हें अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मान लीजिए कि आप को कहीं जल्दी जल्दी में अर्जेंट घर से बाहर जाना है, बाहर निकलने के बाद में आपको याद आता है यार मैं तो अपने घर का AC ऑन ही भूल गया, और अब आपका ऐसा है कि आप फ्लाइट ले चुके हो, अब 3 दिन बाद ये आपका लॉन्ग जर्नी है, उसके बाद ना घर आओगे। अब तब तक अगर वो ऐसे चलता रहेगा तो आप भी जानते हैं कि उस AC का क्या होगा। सही बात है, सही बात है। तो हमारी ऐप के थ्रू अगर आपने हमारा इनी प्रोडक्ट इंस्टॉल किया हुआ है तो आप अपने ऐप पे ओपन करेंगे, AC का बटन स्विच ऑफ करेंगे ऐप पर और आपके घर पर वो स्विच ऑफ हो जाएगा।
वेरी नाइस। तो ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। इसको आप वर्बल कमांड भी कर सकते हैं, ओरल कमांड भी कर सकते हैं और ऐप में भी कर सकते हैं। आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, वहां बैठ के अपने घर के इलेक्ट्रिक आइटम्स कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहे लाइट हो, फैन हो, एसी, गीजर या जो भी आपके जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो सारा कंट्रोल हो सकता है। अब इसमें अपग्रेडेड क्या है, ये सारे स्विच जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे बोलेंगे ये तो मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगी बट फला कंपनी भी दे रही है। अच्छा, है ना। तो इसमें क्या है, जो भी कंपनीज वगैरह अभी तक मार्केट में उपलब्ध करवाती हैं उसमें ये उनका कंडीशन होता है कि जो आपके घर के जो भी चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं वो भी हमारी कंपनी का ही होना चाहिए। अच्छा। और वो जो उनकी कंपनी का होता है वो उसका जो जनरल प्राइस होता है वो काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि और ये इनोवेशन इसलिए हुआ था क्योंकि ये मैं अपने घर में लगाना चाहती थी और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। अब अपने घर में मान लीजिए इतने सारे लाइट पंखे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो मैं अब एक डिवाइस लगाने के लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी तो घर की नहीं चेंज कर पाऊंगी, नहीं कर सकते वापस से वो पूरा दीवार तोड़ना और वो सब, क्योंकि आजकल इंटरनल फिटिंग्स होती है वो तो सब ये कोई भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट करता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हीं का ब्रांड होना चाहिए, जेनेरिक को भी अब हमने यही इनोवेट किया। अगर आपने एक किसी लोकल लाइट लगा रखी हो 10 रुपए वाली या किसी ब्रांड की लगा रखी हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम आपका इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम आपके लाइट पंखे से हमें मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने लगाया। प्लस जो अदर अवेलेबल है उनमें सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ यही अवेलेबल है। हम लोग लाइट की इवन ब्राइटनेस तक कंट्रोल करते हैं। आप चाहते तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते थे, सही कहा मैंने? ट्रेडिशनल बिजनेस के तो खूब सारे आइडियाज़ हैं। वाई अ स्टार्टअप, क्यों स्टार्टअप की तरफ गए? जबकि स्टार्टअप में देखा जाए, सच बताना, स्टार्टअप्स में बहुत रिस्क होता है कई बार, ऐसे अगर कह सके इन कन्वेंशनल सेंस, या अगर हम कहें कि वो ऐसा पाथ होता है जो लोगों ने ट्रैवल नहीं किया होता, इतना एक नया पाथ होता है, और इस तरह का पाथ होता है कई बार तो वहाँ पाथ ही नहीं होता, बनाना पड़ता है ना? सही कह रहा हूँ? तो मुझे ये बताएं कि ऐसा पाथ क्यों लिया? बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस से क्या तकलीफ थी? देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है। बट जैसा कि हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये होती है कि वो एक रिस्क टेकर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप लर्न करके आई हूँ तो रिस्क लेने से तो कभी डर ही नहीं सकती हूँ। रिस्क से मुझे एक बात याद आती है कि ऐसा कभी हुआ किसी चीज़ का आपने कुछ प्लान किया क्योंकि नया कर रहे हो, कुछ रिस्क लिया हो और वो उतना एक्सपेक्टेड टर्न आउट नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू शेयर द होल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हाउ डिड यू फेल्ट एंड हाउ डिड यू मैनेज्ड इट इन अ स्टार्टअप? बिल्कुल हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्वथा एंटरप्राइजेज मैंने कंपनी खोली और चल गई। अच्छा। ये मेरा 4th स्टार्टअप है। इसके पहले 3 स्टार्टअप मेरे फेल हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। गजब। एंड हाउ डिड यू डेल्ट विद इट? वो ठीक है, तो डार्क फेज था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, क्योंकि मेरा ये एक मानना है कि एक दरवाज़ा ओपन होता है, एक दरवाज़ा क्लोज होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं विंडो भी होगी, दूसरा दरवाज़ा भी होगा। तो मैं हमेशा बिलीव इन कीप नॉकिंग द डोर्स। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। एक बंद हुआ है कोई बात नहीं, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। तो दैट्स हाउ आई डेल्ट। स्टार्टअप करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा। तो अगर नई चीज़ें लग रही, ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ स्टार्टअप किया है और कल आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ अभी हमने किया है, रिटर्न आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आएगा। हमें काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी है। चाहे हमारा दिन आज का अच्छा गया है या नहीं गया है, कोई बात नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं किया, कल फिर सवेरा होगा, नई एनर्जी के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में हम फिर काम करेंगे और कुछ अच्छा होगा। इसके साथ मैं रोज उठती हूँ। अगर एक लाइन में जवाब देना हो कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, आगे कौन बढ़ाता है आपको, या क्या चीज़ है जो आपको पुश? क्योंकि स्टार्टअप में अगेन यू हैव बीन थ्रू सीरीज ऑफ फेलियर्स ऑल्सो, सो हाउ डिड यू केप मोटिवेटिंग योरसेल्फ? एक लाइन में अगर बोलना हो कैसे बताएंगे उस चीज़ को? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्मविश्वास।
ना, मुझे अपने आप पर ये आत्मविश्वास है, मैं एक लाइन में बोलूँ तो कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं कामयाब ज़रूर होंगी। मुझे सिर्फ लगातार काम करते रहना है। एक लाइन जो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, डजंट मैटर व्हाट। बिल्कुल। तो व्हाट डज फेलियर मीन टू यू, अगेन इन अ स्मॉल थिंग, व्हाट डज, क्योंकि कई लोगों के लिए देखिए फेलियर एक ऐसा होता है कि अब स्टॉप आ गया है, दिस इज़ अ साइन कि यहाँ रुक जाओ, बस ये नहीं करना, अब यहाँ रुक जाओ, चलो मुड़ जाते हैं। फेलियर फॉर यू क्या है? फेलियर मेरे लिए तो लर्निंग है। अच्छा। अगर कहीं फेलियर होता है तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि अच्छा ये फेलियर हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक छोटी चीज़ थी, मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए शायद भगवान ने मुझे इस काम में फेल किया है कि ये नहीं। सही बात है। यू हैव समथिंग बिग इज वेटिंग फॉर यू, समथिंग बिगर इज देयर, सो दैट्स इट, दैट इज हाउ आई टेक फेलियर। कभी ऐसा हुआ कि बहुत होपलेसनेस आ गई? बिकॉज देखो अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर देता है, ये करना चाहिए तुम्हें, निराश कभी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। लेकिन मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे और उन्होंने कहा था कि चैम्प कौन होता है? चैम्प वो होता है जो नॉकआउट पंच खाने के बाद, नॉकआउट पंच वो होता है जो आपको बेहोश कर दे, एक तरह से कि सारी बत्तियां उड़ गई अपनी, तो नहीं, वो बत्तियां उड़ाने के बाद, और जब वो गिर रहा है कहीं से वो ऐसी ताकत जुटा ले कि अपने आप को फिर से उठ खड़ा करे, गिरने ना दे, हार ना माने, और फिर उसके बाद नॉकआउट पंच दे दे। उसने कहा था ये चैम्प होता है, एंड पीपल यूज टू कॉल हिम चैम्प, है ना? तो यू टेल मी, होपलेसनेस कभी आई होगी? डेफिनेटली डार्क फेज आया होगा बुरी तरीके से। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? बिकॉज राइट नाउ इफ आई कैन से, सो यू आर इन अ डिसेंट फेज ना राइट नाउ, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट होपलेसनेस फेज? देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल ऐसे एकदम से डार्कनेस में चली जाती हूँ या बैड फेज लाइफ में आता है, तो मेरे लिए सिर्फ ये होता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ कुछ दिनों के लिए, मतलब सब छोड़ दो, लेट्स गो विद द फ्लो, और मैं सिर्फ अपने माता पिता के पास जाके बैठ जाती हूँ। वेरी नाइस। कि अभी कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो जब ऐसा लगता है सारी दुनिया के रास्ते बंद हो गए हैं, अब मुझे डर लगता है, तो जो मेरा सेफेस्ट कॉर्नर एक कहा जाता है वो होता है मेरे माता पिता। मैं बस सिर्फ उनके पास जाके बैठ जाती हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि इट्स ओके, आज अगर रात है कल सुबह फिर होगा, तो डोंट वरी, सो दैट हैपेंस। It happens. It's okay. It happens. You are becoming emotional. I can understand. और होता है because घर चीज़ ही ऐसी है, फैमिली चीज़ ही ऐसी है। Exactly. So And मतलब दुनिया में अगर मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब तूफान कुछ भी आ रहा हो और मुझे कभी भी डर लगता है या मैं निराशा में जाती हूँ, तो माई पेरेंट्स आर द सेफेस्ट कॉर्नर फॉर मी। कुछ भी हो रहा है, और वो हमेशा, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बोला है कि क्यों ऐसा कर दिया आपने, वो मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करते, ऐसा करते अच्छा ऐसा हो गया तो क्या हो गया, रोने की क्या बात है, ठीक भी हो जाएगा, अगर रात आई तो सुबह भी आएगी। सही बात है। इट्स ओके, हम हैं ना, करो। सही बात है। सो दे मोटिवेट मी। तो सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आपकी जो डॉटर है, देखिए वो आपको कितना प्यार करती है और आपसे कितना क्लोज है, क्योंकि जो बात कई बार शब्द नहीं कह पाते वो हमारे एक्शंस कह देते हैं, और आपने इनके एक्शंस देखे ही हैं, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कि शी ट्रूली लव्स हर होम। एंड उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि चैलेंजेस बहुत सारे आते होंगे डेफिनेटली स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नई चीज़ है, राइट, और कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं है, इसके चैलेंजेस भी बिल्कुल यूनिक होंगे आपके। तो व्हाट आर इट्स चैलेंजेस, अगर उस पे इफ़ यू वांट टू, कि भाई नए इंसान को पता होना चाहिए स्टार्टअप में घुसते ही
ये चैलेंजेस आते हैं? सबके अलग अलग जैसे चैलेंजेस होंगे। जैसे कई लोगों को स्टार्टअप में लगता है कि हमारे पास एक बड़ी फंडिंग होनी चाहिए। हाँ, फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट। फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इतना फंडिंग मिल जाएगा तो करेंगे, उतना मिल जाएगा तो करेंगे। तो ये एक चैलेंज है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो जो भी आपके हाथ में है आप उससे स्टार्ट करिए। बिल्कुल। आप जो प्रोटोटाइप बड़ा बनाना चाहते हैं उसका छोटा प्रोटोटाइप बनाइए, उसको लॉन्च करिए। जब आपके पास में उसके ऑर्डर्स आ जाएंगे, या आप आजकल तो चलो, पहले तो ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, आप जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहते हैं, सिंपली उसका कुछ ना करके एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए जिसमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। वो वीडियो दिखा करके आप अपना पिच बना सकते हैं और वहां से ऑर्डर लेके फिर आप शुरू कर सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो जो होता है MVP ना, हाँ वही चीज़ के वो उससे बना के अपन एक ट्रैक्शन दिखाना है, ग्रिप दिखानी है अपने को इन्वेस्टर्स को। हमें एक्सप्लेन ही तो करना है कि हम क्या आपको देना चाहते हैं, बिकॉज वो पोटेंशियल देखते हैं इन्वेस्टर्स ना। मैं समझ गया। और आजकल के टाइम में इन्वेस्टमेंट पाना आसान हो गया अगर सच में आपके प्रोडक्ट में वो दम है तो बहुत इजी है। और अगर आप जैसे सिर्फ कई लोग होते हैं हवा में बात करते हैं कि मैं इतने करोड़ कमा लूंगा, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसे ऐसे वायरल हो जाएगा, वो जो हवाबाजी वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। और जिनके प्रोडक्ट में जो सच में कुछ करके दिखाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पोटेंशियल चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। क्योंकि फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद भी वी सी कि यू माइट हैव फीमेल की फोर्स कम, बॉयज़ की फोर्स ज़्यादा या मेल्स की फोर्स ज़्यादा। हालांकि एग्ज़ाम्स में लड़कियां टॉप करती हैं, आगे निकली हुई हैं, ऑन पेपर दे रॉक, लेकिन जो बिज़नेस वर्ल्ड है या फिर ये कॉरपोरेट करियर वर्ल्ड है या फिर दुनिया में है, तो वहाँ पे लड़कियाँ पीछे दिखती हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। राइट, ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जो आजकल फीमेल्स एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती हैं। एग्जैक्टली। तो वो फीमेल्स जो हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती हैं। वो पेपर में एग्जाम में क्यों एक्सेल कर रही हैं? क्योंकि उन्हें एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी है, एक कमरे में हॉल में जाकर ही एग्जाम पेपर देना है और वो मेरिट लिस्ट में आ जाती हैं। लेकिन जब फील्ड में वर्क करने की बात आती है तो तब भी उन्हें एक AC रूम वाला एक जॉब चाहिए जहाँ पर बैठे बैठे वो फाइल वर्क करती रहे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर आपको करना है तो वो एक छोटी मोटी जॉब आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है, स्टार्टअप करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमन बनना है, तो आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। आपको आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना पड़ेगा, या आपने अपने चारों तरफ जो बाउंड्रीज आपने बनाई है या आपके फैमिली में बनी है। कई बार ऐसा होता है कि गर्ल करना चाहती है लेकिन फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर होता है, जैसे पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं, आपको रात में 7 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद में घर से बाहर नहीं जाना है। अब मान लीजिए जो स्टार्टअप होता है उसमें कोई आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। अगर रात में 10 बजे भी क्लाइंट का कॉल आया है एंड यू हैव टू बी इन ऑफिस, तो आपको जाना पड़ेगा। होता है कई बार इस तरह के वर्क होते हैं, तो वहाँ पर गर्ल्स को गलत जजमेंट भी किया जाता है कई बार। मतलब ऐसा क्या काम आ गया, रात में 10 बजे जाना पड़ रहा है। तो यू हैव टू बिलीव इन दैट गर्ल, और आपको भी अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि मैं अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है, एक तो मैं अपने कंफर्ट जोन से जाके काम कर सकूँ, फील्ड का करना है तो, और किसी भी वर्किंग आवर्स में करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। तो मुझे ये जानना है कि अगर कोई लड़की इस पॉडकास्ट को सुन रही है तो उसे आप क्या बताना चाहोगे कि बी रेडी फॉर दीज थिंग्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टअप, या फिर यार ये गलतियाँ मैंने करी थी, तू तो कर ही मत देना। एज अ फ्रेंड, what would you like to give points एक के बाद एक? एज अ फीमेल सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है कि आपका जो पैशन है उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, वो भूलना ही नहीं है। लोग चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी आके कह ले, आपने ये सोच लिया है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको अगर कोई भी जज करता है, जजमेंट पर कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है या उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने आप को फोकस करके रखें,
और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, चाहे वो टाइमिंग को लेकर हो या फील्ड वर्क को लेकर हो या अपने जेंडर को लेकर हो। ऐसा ना हो कि मुझे तो लड़कों के साथ काम नहीं करना, या मैं कहीं पे बात करने जा रही हूँ, वहाँ तो कोई फीमेल नहीं है, तो मैं उस कंपनी में बात करने कैसे जाऊँ। वो डर अपने आप में कभी भी नहीं रखना है। आपको अपना जो भी एक बाउंड्रीज है उसको तोड़कर आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट बहुत अच्छा है कि लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी है स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं लड़कियां इस मामले में पीछे चल रही हैं। क्या लगता है कि कोई माइंडसेट का इशू है, सोसाइटी का इशू है, बहुत सारे मिलके एक साथ इशू है कि लड़कियां कई बार कई चीज़ों में इन अ वे हेजिटेंट एक्ट करती हैं? बहुत सारे मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एक रीज़न है। हर लड़की के साथ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कहीं पर फैमिली इशू होता है, कहीं सोसाइटी इशू होता है, कहीं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। और खुद कुछ लड़कियां सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए और उसमें आप आगे आई है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट स्टिल अगर हम कहें तो इस तरह की चीज़ें यू माइट हैव टू डू कि जो आपके लिए नई भी होगी और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। तो हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? क्योंकि ये लड़कियों के लिए सीख होगी, क्योंकि हम कह तो रहे हैं कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ तो थोड़े गंदे करने पड़ेंगे। ईजियर सेड देन डन, राइट? कहना बड़ा आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो हाउ यू डिड इट एंड व्हाट हेल्प्ड यू डू इट दैट कैन हेल्प अदर्स डू इट? वो ऐसा रहेगा कि मैंने कैसे किया। सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था, मुझे जो प्रूव करना था, वो ये मेरे सामने उस टाइम पे ये आ रहा था कि अब घर वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आपकी शादी की उम्र हो गई है। अच्छा, बहुत भयंकर प्रेशर आ रहा है। क्या बात? शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। इधर ये एक माइंडसेट चल रहा है, इधर मेरा अलग माइंडसेट चल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। अब वो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कि यार अब बिजनेस भी करना है, शादी भी करनी है। तो जो घर वालों को कन्विंस करना था कि यार मुझे कुछ टाइम दो, मैं एक स्टार्टअप करना चाहती हूँ, है ना। तो वहां से अब और एक चीज होती है कि जब आपके पास में खोने के लिए कुछ ना होना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको ये लगता है कि यार कुछ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या ही रिस्क, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस बात पे मुझे एक बात याद आती है, आई गेस किसी ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था, सोक्रेटिस या ऐसे किसी फिलोसोफर ने, कि तुम युद्ध कर रहे हो ना, तो कभी भी जो विरोधी सेना है, शत्रु सेना है, उसे इतना पुश मत करो कि पीछे दीवार आ जाए। क्योंकि अगर उन्हें कॉर्नर तुमने कर दिया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि वो तुम्हें हरा के ही मानेंगे, बिकॉज अब उनको मालूम है लड़ो या मरो की स्थिति आ गई है। तो दैट स्थिति, राइट, उस स्थिति में ऐसा होता है कि जो विरोधी आपकी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं ना, आप उसी को ही चुन के दीवार बना रहे हो और उसी पे ही चढ़ के आप आगे बढ़ रहे हो। आई होप जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ वैल्यू मिली होगी, और हम इस मेरी कहानी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस सीरीज़ में आने का, अपना समय देने का। थैंक यू सो मच। GGII की पूरी टीम का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया और हमें हमारे प्रयासों को सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।